क्लास। हेलो हेलो। सर हेलो क्लास, आवाज आ रही? यस सर, यू आर ऑडिबल। क्लास स्टार्ट करिए। अच्छा, तो हम लोग का कल इन कॉर्पोरेशन हो गया था ना, मतलब प्रीवियस क्लास में। हाँ सर, तो मगर उसमें पीडीएफ किसी नहीं मिला था। ये थोड़ा आप तो लोग मतलब कि क्वेश्चन मैनेजमेंट तो से पूछ बात कर लेते तो अच्छा रहता, मैं क्योंकि वो लोग सर। हमको मना किए हैं। हाँ सर, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था। लोग तो सीन किए थे मगर कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। कोई अपडेट नहीं है। ना उसके कारण रिवीजन हो पाया है पिछले क्लास का। ठीक है, हम बात कर लेंगे एक बार। सर आपकी वॉइस डबलिंग हो रही है। अभी थोड़ा सा रुको, 2 मिनट थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं। ओके। हेलो, आवाज आ रही है अब सही? हाँ सर, अब यस क्लियर सर। है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बोले थे उस दिन कि नेक्स्ट क्लास में ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पढ़ेंगे। उसका पीडीएफ शेयर करें। आप लोग को प्रीवियस क्लास में कोई डाउट नहीं था ना? सर उसमें रिवीजन ही नहीं हुआ तो डाउट ही राइज नहीं हुआ। अच्छा, मैं बात कर लूंगा इस बारे में। मैं उस दिन शेयर किया था, फिर हमको मना किया गया, तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। इस वजह से मैं बात कर लूंगा एक बार। सर मतलब कि आप ही अपलोड कर दिया करिए वहाँ ठीक पे है, ठीक है। ड्राइव पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जिस जो कि हम लोग देख सकते हैं फिगर में। सेक्शन 23 से सेक्शन 42 तक कवर है ये टॉपिक, ठीक है। लो, यस सर। आगे बढ़े तब पहले ये बताइए हम लोग को कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? यस सर, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जब हम अपना शेयर इशू करते हैं टू द जनरल पब्लिक। तो उस समय हम्म। हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में घोषणा पत्र। तो उसमें जो कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहती है, कितना इशू कर रही है शेयर, और कितने मतलब पर शेयर प्राइस है। बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन डिटेल्स होते हैं कंपनी के बारे में और उसके शेयर्स जितने वो इशू कर रही है। देखिए, प्रोस्पेक्टस वही होता है। प्रोस्पेक्टस का तभी इशू किया जाता है जब हम लोग पढ़े भी हैं कि सिक्योरिटी जब भी जनरल पब्लिक में अगर इशू कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और ये भी पढ़े होंगे हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे 12th में कि कहीं मिनिमम 90% वो सब्सक्राइब होने चाहिए, या पढ़े हैं आप लोग? यस सर, वो कंपनी के हाँ। लिए हाँ होता सर। है। हाँ, तो कंपनी का ही तो ये प्रोस्पेक्टस जब भी बात होगा वो कंपनी के ही, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? अगर हम लोग कंपनी मतलब कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जाएं, तो प्रोस्पेक्टस का डिफिनीशन दिया है, जो कि दिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में।
ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू एज ए प्रोस्पेक्टस, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट या जो ऐसा डिस्क्राइब करे या इशू हो एज ए प्रोस्पेक्टस की तरह, एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस, जिसमें कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को भी इंक्लूड करते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर सेल्फ, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेड हेरिंग क्या है, कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या कोई भी अगर नोटिस हो, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो आके कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करे, तो उसको हम लोग प्रोस्पेक्टस कहेंगे। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर वो कि जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि वो आके कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे, मतलब वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करे, तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टस कहेंगे। ये समझ में आ गया? जैसे नीचे देखेंगे हम लोग, इसका दिया है कि नहीं, ये ग्राफ नहीं शेयर हुआ है, मैं इसका अभी फोटो क्लिक करके शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इस फोटो को। जैसे दिया है ना, प्रोस्पेक्टस का ग्राफ बना के दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस यानी कि डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब एज ए प्रोस्पेक्टस, ये फर्स्ट पॉइंट है। लोग लिखिए, आप लोग लिख लीजिए इसको, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, बोले? यस सर। हाँ सर। पहले लिखिए कि, बोले कि नहीं, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट described or issued as a prospectus। फिर सेकेंड पॉइंट लिखिए, एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट सर पॉइंट पे फिर से लिखिए, बोलिएगा। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोस्पेक्टस। फिर उस लाइन को छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट डालिए, बिंदु डालकर लिखिएगा, एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस। एंड इंक्लूड, क्या चीज? एंड इंक्लूड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RED, रेड, फिर हेरिंग का HERRING, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इंक्लूड्स सेल्फ प्रोस्पेक्टस, SHELF। हो गया? यस सर। और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट inviting offers from the public for the subscription or purchase of any security। किसी को कहीं छूटा है? हो गया सर। अच्छा, ये डिफिनीशन समझ में आ रहा है? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हो, अगर उसको एज ए प्रोस्पेक्टस हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट उसको डिस्क्राइब करे, तो उसको हम लोग प्रोस्पेक्टस मानेंगे। जिसमें इंक्लूड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, या सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, उसको भी हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। या कोई भी नोटिस हो, सर्कुलर हो या एड हो, जो कि एक प्रोस्पेक्टस का काम करता है, जैसे कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि जाके कंपनी में सब्सक्राइब करे शेयर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है,
ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका डिफिनेशन के लिए। आगे बढ़े? यस सर। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? हेलो क्लास, किसी को डाउट है ये आगे बढ़े? आगे बढ़िए सर। हाँ, अच्छा ये बताइए, इतना तो हम लोग जान गए कि जनरल पब्लिक को कुछ ऑफर करते हैं, मतलब शेयर ऑफर करने के लिए करते हैं, तो हम लोग को पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो कौन सी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है? पब्लिक कंपनी सर। पब्लिक पब्लिक कंपनी कंपनी। सर। अच्छा, क्यों पब्लिक ही कंपनी करती, क्यों नहीं प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है? सर प्राइवेट सर कंपनी जनरल पब्लिक पब्लिक को करती है ना इसीलिए। क्या चीज? सर जनरल पब्लिक को करते हैं ना इसलिए। कौन जनरल पब्लिक को करता है, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक? ये पब्लिक। हाँ, क्योंकि पब्लिक कंपनी क्या करती है ना कि अपना शेयर जनरल पब्लिक में इशू करती है, और प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ करती नहीं थी, क्योंकि वो केवल प्राइवेटली किसी को देती है, वो कभी जनरल पब्लिक ऑफर नहीं करती है। तो इसलिए हमेशा प्रोस्पेक्टस केवल पब्लिक कंपनी ही इशू करती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है ना कि प्राइवेट कंपनी मतलब सिक्योरिटी को इशू नहीं करती है। अगर सिक्योरिटी इशू की बात करें तो पब्लिक कंपनी का 4 वे से मतलब इशू करती है, और जो प्राइवेट कंपनी है वो 3 वेज में करती है। जैसे कि पहले पब्लिक कंपनी का देखते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी को इशू करना है तो ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर सकती है, जिसको हम लोग पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है प्राइवेट प्लेसमेंट, मैंने कि वो किसी प्राइवेटली किसी गिने चुने मतलब पर्सन को पहले स्पेसिफाई करते हैं कि किसको देना है, पहले सॉर्ट आउट करती है, फिर उसको पेमेंट तो मतलब ऑफर करती है शेयर, तो उसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड है राइट इशू, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन लोग को राइट इशू शेयर करती है। बोनस शेयर में हम लोग जानते हैं कि या तो कभी कभी एम्प्लॉय को इशू होता है, या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उन्हीं लोग को इशू होता है एज ए मतलब डिविडेंड के जगह पे, ठीक है। ये चारों पॉइंट समझ में आया? यस सर। अच्छा देखिए, प्रोस्पेक्टस जो होता है या पब्लिक ऑफर होता है वो 3 तरह से होता है, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। एक आईपीओ होता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब एकदम नई नई शेयर आता है ना, जैसे पहली बार वो जनरल पब्लिक ऑफर किया जाए तो उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी कंपनी मान लीजिए ना नया नया एक्स्टेब्लिश हुई, ठीक है, तो आईपीओ अपना इशू करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। सेकेंड आता है एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि एक बार मान लो कंपनी ने इशू कर दी, फिर दोबारा वो अपना इशू करने जा रही है उसी शेयर होल्डर को, या मान लीजिए जनरल पब्लिक को ही, तो उसको हम लोग फर्दर पब्लिक ऑफर बोलेंगे, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। थर्ड पॉइंट होता है सर ऑफर। हाँ, कोई एफपीओ बोल एक रहा बार था। और बता दीजिए। क्या एफपीओ एक चीज? बार और बता दीजिए, फर्दर पब्लिक एफपीओ ऑफर एक बार और हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए मान लीजिए कंपनी कोई नया एक्स्टेब्लिश हुई, तो वो अपना कोई पहली बार शेयर इशू किए, तो उसको तो हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी उसका शेयर होल्ड मतलब उसका मैक्सिमम शेयर उसको क्या बोलते हैं हम लोग की अथराइज शेयर कैपिटल उसका 10 करोड़ है, ठीक है। लेकिन जब वो कंपनी स्टार्ट की तो उसने बस 1 करोड़ शेयर इशू की, फिर उसके बाद 1 साल बाद वो अपना मान लीजिए अपना फिर से 50,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलेंगे, अगर वो पब्लिक को ऑफर करेगी तो, ठीक है। हाँ सर, क्लियर और है। ऑफर फॉर सेल क्या, ये ऑफर फॉर सेल ओएफओ क्या होता है कि ऑफर से फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मान लीजिए हम रतन टाटा ने, तो आप लोग जानते हैं कि टाटा एंड कंपनी में उनका शेयर होगा, लेकिन अगर वो एक तरह से पुराने शेयर होल्डर है, अगर वो शेयर को इशू करना चाहते हैं, मतलब अपना शेयर को बेचना चाहते हैं पब्लिक में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओ एफ एस, यानी कि ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। ओके सर। अब हम ये चलते हैं, हम ये तो पब्लिक कंपनी हो गया। अब प्राइवेट कंपनी 3 वे से अपना इशू करती है सिक्योरिटी को। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। सेकेंड उसके पास ऑप्शन बचता है राइट इशू। थर्ड उसके ऑप्शन पास बचता है उसके पास ऑप्शन, वो है बोनस इशू होता है, ठीक है। तीनों पॉइंट समझ में आया?
ये राइट इशू और बोनस इशू में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए राइट इशू। राइट इशू देखिए क्या होता है, ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई नया एबीसी कंपनी अपना एस्टेब्लिश हुई इस साल, ठीक है, उसमें 100 शेयर होल्डर्स ने उसका शेयर खरीदा, ठीक है, और वो 5 साल बाद फिर से वो अपना नया शेयर इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन लोग को ऑफर किया जाएगा कि यह नया शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है, आप लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं। उसको कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है, उसके अंदर में आप उन लोग खरीद सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू, यानी कि उन लोग का मतलब राइट है, उन लोग के पास अधिकार है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन लोग के पास अधिकार है कि वो लोग जो भी नया मतलब शेयर इशू होगा उन लोग को पहले ऑफर किया जाएगा। अगर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर तब जाके वो वही शेयर जनरल पब्लिक में ऑफर होता है। समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। सर जैसे कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे हाँ, हाँ। फ्लिपकार्ट का ले लेते हैं, तो कंपनी उसे कुछ शेयर देती है लॉकिंग पीरियड 2 या 3 इयर्स के लिए, तो उस शेयर हाँ, को हाँ। सर क्या कहते हैं? उसको देखिए, उसको स्वेट इक्विटी शेयर भी बोलते हैं, आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। उसको स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं, या एक होता है ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है उसके तहत भी मिलता है, तो ठीक है। ये राइट इशू समझ में आ गया? ये केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट होता है कि जब भी नया शेयर इशू हो तो पहले उन लोग को ऑफर हो, और कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि उसके अंदर आप मान लीजिए 10 दिन का टाइम पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 दिन का टाइम दिया गया है तो उसके अंदर उन लोग को एक्सेप्ट करना रहेगा। अगर कर लेंगे तो फिर उन लोग को इशू हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं 10 दिन के अंदर तो फिर वहीं से जनरल पब्लिक में ऑफर होता है, ठीक है। ओके सर। बोनस शेयर क्या होता है? हाँ पूछो। प्राइवेट कंपनी के केस में जनरल ऑफर कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे अच्छा ये देखिए राइट इशू है ना, तो इसमें तो जनरल ऑफर, प्राइवेट कंपनी में तो जनरल ऑफर होगा ही नहीं। ये पब्लिक कंपनी में होता है कि अगर वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जनरल पब्लिक में ऑफर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें राइट इशू में अगर कोई ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है प्राइवेट कंपनी में, तो फिर उस शेयर को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि किसी मतलब पार्टिकुलर पर्सन को पहले कैटेगरी को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उन लोग को डायरेक्ट ऑफर हो जाएगा, वो जनरली नहीं ऑफर होगा। समझ में आ गई? हाँ सर प्राइवेट कंपनी हाँ, हाँ। आईपीओ, एफपीओ, ओपीएस के थ्रू अपना शेयर इशू कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो मेथड केवल ना हम लोग ऊपर लिखेंगे कि केवल प्रोस्पेक्टस ऐसा पब्लिक ऑफर के केस में होता है, जो तो कि सर पब्लिक कंपनी ऐसा कुछ करते ही नहीं। सर नायका, जोमेटो, ये सब तो प्राइवेट कंपनी है ना? हाँ, इनका तो इसका भी आईपीओ मेरे लॉन्च को हुआ था, आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइवेट ही कंपनी है। तो पेटीएम इसी भी है। हाँ पेटीएम भी इशू किया था अपना आईपीओ। एक बार रुकिए, हम चेक कर ले रहे हैं कि कौन सी कंपनी, क्योंकि इसके बारे में हमको एग्जैक्ट नहीं पता। पेटीएम बोल रहे हैं आप? सर हाँ यस, पेटीएम, जोमेटो, नायका। नहीं, देखिए वो नहीं, पब्लिक कंपनी है जी पेटीएम। आप लोग चेक कर लीजिए, विकिपीडिया पे दिया। कर ही नहीं सकते हैं वो लोग ना, क्योंकि वो जनरल ऑफर हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है कभी भी जनरल ऑफर नहीं करती है। पेटीएम पब्लिक कंपनी है। और आप एक कौन सा जोमेटो बोले थे ना? जोमेटो भी पब्लिक कंपनी है। समझ में आ गया ये पॉइंट? हेलो क्लास। यस सर। ये दोनों पब्लिक कंपनी है। आप लोग खुद सोचिए ना, नहीं कर सकती क्योंकि वो जनरल ऑफर नहीं करती है प्राइवेट कंपनी। हम लोग आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए मैं ये, पब्लिक हाँ, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे करती है? ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट
प्लेसमेंट? देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ही होता है ना कि आप प्राइवेटली किसी को दे रहे हो, उसको जनरली मतलब ना कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहे, मतलब सबके लिए ऑफर नहीं खोल रहे। पहले प्राइवेट प्लेसमेंट में होता क्या है ना कि पहले कुछ लोगों को चुना जाता है कि इन्हीं लोगों को शेयर ऑफर होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना नया कंपनी खोलना चाहता हूँ, प्राइवेट कोई कंपनी है, तो पहले मैं ये सर्च करूंगा ना कि मेरे शेयर मैं कम से कम अपना पर्सन को दूं, और उन्हीं लोग को मैं पहले मतलब सॉर्ट आउट करूंगा जिन लोग के पास खरीदने के लिए पैसा हो और वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं। तो वैसे कंपनी क्या करती है कि कुछ लोग को पहले सॉर्ट आउट करती है, पहले मतलब उन लोग को अलग एक वो बनाती है, ग्रुप बनाती है, फिर उन लोग को डायरेक्टली ऑफर करती है। उन लोग जनरल नहीं, उन लोग को पर्टिकुलरली पूछती है कि आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं कि नहीं, अगर वो खरीदते हैं तो उन लोग को दे दिया जाता है। उसी को प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको आगे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर सर एक और क्वेश्चन है हाँ सर, हाँ जैसे कि जो सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो हाँ सारी कंपनियां पब्लिक कंपनियां होती हैं, क्योंकि वो तो अपना शेयर इशू ही की होती हैं और उससे हाँ हम लोग सेकेंडरी देखिए, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ देखिए, कभी भी कंपनी जो सेबी वगैरह में वो होगी, ये क्या कहते हैं, एनएससी हो गई, बॉम्बे स्टॉक हो गया, नेशनल स्टॉक, इन सब एक होती इसीलिए होती हैं कि उसमें जनरल लोग अपना जनरल पब्लिक लोग अपना परचेज ट्रेड वगैरह कर सके। तो उसमें जो भी रजिस्टर्ड होगा तो पब्लिक कंपनी ही होगा, ठीक है। ओके सर। और किसी को डाउट है? अब आगे बढ़े। यस। देखिए, ये मैं कॉलम बना के दिया हूँ, दो चीज, एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। देखिए, पहला पॉइंट है पब्लिक ऑफर, तो पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों लोग करते हैं, राइट इशू हो या बोनस इशू हो दोनों लोग करते हैं। अच्छा ये बताए कि सेबी को फॉलो कौन, सेबी के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको कौन फॉलो करता है, किस पे कंप्लायंस होता है? हमेशा जो पब्लिक कंपनी पे होती है, क्योंकि जो सेबी का रूल्स रेगुलेशन है रिलेटेड टू इशू ऑफ सिक्योरिटी, वो जनरल पब्लिक के लिए ही बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल पब्लिक को हमेशा पब्लिक कंपनी इशू करती है, इसलिए सेबी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मान लीजिए अगर वो किसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, या मान लीजिए सेबी में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो, तभी वो इशू कर सकती है शेयर, ठीक है। यस सर। अब देखिए कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसको हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें लिखा हुआ है। पहला है, देखिए प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए, पहले तो डेट होना चाहिए। डेट मतलब कि किस दिन मतलब वो शेयर इशू होगा, और जो भी डेट उसमें मेंशन रहेगा उसको उसी को हम लोग क्या मान लेंगे कि डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। आप लोग रिप्लाई थोड़ा दिया करिए, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो ये समझ में आ गया कि डेट, अच्छा ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है डेट? कोई बताना चाहेगा कि ये जो भी मतलब प्रोस्पेक्टस पे डेट रहता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है इतना? क्योंकि सर उसका जब प्रोस्पेक्टस का डेट इशू होता है, उसका जो डेट होता है उसके कुछ पीरियड बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन का डेट भी होता है, जैसे 90 डे, याद नहीं एग्जैक्ट डेट। हाँ, तो उसके अंदर पब्लिक कंपनी को कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी वो शेयर अपना इशू कर सकती है, ऐसा कुछ। हाँ आप सही कह रहे हैं। उसका डेट इसीलिए मायने होता है कि उसका कुछ एक स्पेसिफाइड डेट होता है जिसके अंदर अंदर क्या होना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि कितना है, 90% होना चाहिए, मतलब 90% उसको। हेलो। हेलो, हाँ बोलो कौन? कंटिन्यू करिए सर। देखिए, इसीलिए उस पर डेट जरूरी होता है कि अब तुमने एकदम बिल्कुल सही बताया कि प्रोस्पेक्टस का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम वो 90% होना चाहिए, जो कि विद इन 90 डेज के अंदर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और इसीलिए
उसका डेट इम्पोर्टेंट है। अगर आप 90 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो फिर जितने भी एप्लीकेशन मनी होते हैं सारे रिटर्न करना पड़ते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट है जो साइन किसके द्वारा होना चाहिए, जैसे डायरेक्टर का या कोई प्रपोज्ड डायरेक्टर है या कोई अटॉर्नी है जिसको ऑथराइज किया गया है, तो उस पे साइन होना चाहिए कि हाँ जो भी सेबी का कंप्लायंस वगैरह है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब कुछ फॉलो किया गया है, ठीक है। तो साइन होना चाहिए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 का सब सेक्शन 1 दिया है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा है। यानी कि ये कहता है पॉइंट कि जितने भी मतलब सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें जितने जैसे ना सेबी में लिखा गया है ना कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए, जैसे कि अबाउट द कंपनी होनी चाहिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कंपनी के अथराइज कैपिटल कितना है, कितना वो शेयर इशू कर रही है, कौन उसके कमीशन एजेंट है, ठीक है। तो सब कुछ मेंशन करना चाहिए एज पर सेबी एक्ट। तो वही लिखा हुआ है कि जितने सेबी एक्ट में लिखे हुए हैं सारे इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होने चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। ये रिपोर्ट सेक है। जैसे ना होता क्या है ना कि हेलो, आवाज आ रही है ना क्लास? यस यू आर ऑडिबल सर। हाँ देखिए, रिपोर्ट से जो नेक्स्ट है 26 पॉइंट सब सेक्शन 1 है, ये रिपोर्ट से ये कहता है, जैसे मान लीजिए ना उसमें जैसे बहुत लोग क्या होता है ना अपना एक शेयर इशू मान लो हुआ तो कोई अपने राय देना चाहता है कि मेरा राय मतलब जैसे कोई एक्सपर्ट होते हैं, जैसे एक्सपर्ट होते हैं वो कंपनी उन लोग का चाहती है ना कि वो लोग अपना राय दे इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में। मान लीजिए कोई पॉजिटिव राय अपना दे दिया तो उससे क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए हमने एबीसी कंपनी है, अपना कंपनी स्टेब्लिश स्टार्ट किया है, फिर क्या हुआ कि मैं शेयर इशू करने जा रहा हूँ लेकिन हम लोग के जो एरिया में जो है बहुत एक अच्छे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी बात को सब कोई मतलब अच्छे से मानता है, वो जो कह देते हैं वो मानता है। जैसे हर्षद मेहता थे, वो जो भी कह देते लोग उनको फॉलो करते थे। तो समझिए कि अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दे रहे हैं तो सब के सब कोई उसको सब्सक्राइब करने लगेंगे, उस प्रोस्पेक्टस को खरीदने लगेंगे। तो फिर उसी तरह से जैसे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कोई अपना राय देना चाह रहा है तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए वो भी मेंशन होना चाहिए। इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब जब करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सर जैसे राकेश झुंझुनवाला। हाँ हाँ, कोई भी जैसे जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ना, वो जिसके बारे में कह देंगे तो उसको लोग फॉलो। अरे ये अभी एक है ना टेस्ला कंपनी का जो ओनर है एलोन मस्क। एलन मस्क है, अभी बिटकॉइन कोई के लिए शेयर सर। कुछ दिन पहले शेयर कुछ खरीदा था ना, शिबू पूरा कॉइन शेयर में बिकने बिटकॉइन। लगा बिटकॉइन। था। तो वैसे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके मतलब उन लोग का रिपोर्ट बहुत मायने रखता है। और रिपोर्ट के अंदर और भी बहुत मतलब थोड़ा है तो उसको मैं बता रहा हूँ आगे डीप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर सेकंड पॉइंट में लिखा भी है एक्सपर्ट रिपोर्ट, तो इसके बारे में हम लोग देखिए 3 केस होना चाहिए जब भी। अभी हम बताए ना कि जो रिपोर्ट 26 का सब सेक्शन 1 है उसको फॉलो करने के लिए तो उसमें 3 नियम है। किसी का भी अगर हम लोग अपना राय उसमें मेंशन करना चाहते हैं तो 3 चीज कंप्लीट होना चाहिए, 3 कंडीशन। पहला, वो नॉट एंगेज्ड इन फॉर्मेशन, उस बंदे को ना कंपनी के फॉर्मेशन में किसी भी तरह से एंगेज नहीं होना चाहिए, यानी कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। यस जैसे सर। मान लीजिए मैं ये जो आपने कहा कि हर्षद मेहता हो गया या टेस्ला का वाले, इन लोग का अगर आप हम लोग अपने शेयर प्रोस्पेक्टस में अगर हम लोग रिपोर्ट डालना चाहते हैं, उन लोग का क्या रिपोर्ट है, तो उन लोग का क्या होना चाहिए कि हम लोग की कंपनी से कुछ भी लेने देना नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस तरह से ये होगा ना कि कंपनी के मतलब झूठे चीजों को लोग मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो उनके बेनिफिट के लिए बोल दे रहे हैं, वो एज ए मतलब जनरल पब्लिक बोलेंगे, उन लोग को उससे कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन। समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सिंपल वर्ड में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि रिटन कंसेंट देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना मैं एबीसी कंपनी लिमिटेड खोला, आपने बोला राकेश झुंझुनवाला का रिपोर्ट लेना चाहते हैं हम लोग कि हाँ ये शेयर ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो उनको लिखित में देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए आज वो लिख कर दे दे कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, फिर मैं शेयर इशू करने गया, एक दिन पहले ही वो अपना रिटर्न ले लिए कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर वो विथड्रा भी कर ले रहे हैं तब भी हम लोग उसको रिपोर्ट में नहीं मेंशन करेंगे, यानी कि इसमें 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो रिटन कंसेंट देना चाहिए
और दूसरी चीज वो अपने कंसेंट को विथड्रॉ ना करे, वो अपने कंसेंट पर मतलब अडिग रहे कि हाँ मैं जो कहा वो सही है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और ये जो भी रिपोर्ट देंगे, जो कुछ भी लिखे रहेंगे, वो सेम टू सेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए, यानी कि जो एबव पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स वो बोले हो वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। तीनों पॉइंट रहेगा तभी हम लोग किसी एक्सपर्ट के रिपोर्ट को क्या करेंगे कि प्रोस्पेक्टस में मतलब मेंशन करेंगे। ठीक है। यस सर। तो देखिए इसका ये, मतलब ये हुआ कि हाँ हाँ सर। जो एक्सपर्ट अपना देंगे तो हाँ उसके हाँ बाद प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा। हाँ, उसके देखिए पहले एक्सपर्ट, इसका प्रोसीजर होता है कि पहले वो लोग एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे, फिर आप उस ओपिनियन को जो भी प्रोस्पेक्टस होगा इशू करने से पहले आपको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है, उसका प्रोसीजर होता है, ऐसे आप नहीं कुछ इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी ओके पहले सर। देंगे तभी हम लोग इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस। ठीक है। यस सर। देखिए जो भी ये कंटेंट आप प्रोस्पेक्टस बता रहा हूँ मैं, जो भी सॉर्ट आउट करके बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बनता है। जैसे कि कब हम लोग किसी एक्सपर्ट के रिपोर्ट को प्रोस्पेक्टस में इशू करते हैं, इसका 2-3 पॉइंट दे देगा, आपको चूज करना रहता है। ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है। यस सर। देखिए कवर पेज क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी मैं बोला हूँ ना कि जो भी प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी रहेगा, इशू करने से पहले कहाँ आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी, जितने भी डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए, वो सब कुछ क्या हम लोग को आरओसी में जमा करना पड़ेगा। और ये मेंशन भी करना पड़ेगा, जो भी प्रोस्पेक्टस है उसमें मेंशन करेंगे कि हाँ हम लोग ने एक कॉपी आरओसी के पास जमा कर दिया है, और जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट था वो सब कुछ आरओसी को हम लोग जमा कर दिए। आपको प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन करना पड़ेगा कवर पेज पे, वो भी कवर पेज पे, यानी कि फ्रंट पेज पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो ये प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी है उसको आरओसी के पास भेजा है, और इसके साथ जो भी एडिशनल मतलब डॉक्यूमेंट था वो भी क्या आरओसी को हम लोगों ने भेज दिया है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। अगर हाँ अब सर। जब, कंटेंट हाँ ज़्यादा हो फर्स्ट पेज के लिए तो उसके बाद उसे कहाँ पे डालेंगे? नहीं, फर्स्ट पेज पे कंटेंट ज़्यादा हो तो आप सेकंड पेज पे जाइए, लेकिन ये तो आपको फर्स्ट ही पेज पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। अरे फर्स्ट पेज पे थोड़ी देखिए, प्रोस्पेक्टस बहुत कई पेज का होता है, ऐसा नहीं होता कि 2 पेज में हो गया, क्योंकि पूरी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमको लगता है ना, मेरे हिसाब से, मैं देखा नहीं हूँ प्रोस्पेक्टस अभी, तब भी 60-70 पेज का तो होगा ही। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस का डिफिनेशन में कि इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। आप लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट था। तो रेड हेयरिंग, सेल्फ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। यस हेलो, सर। यस सर। पढ़े बढ़े आगे। यस सर, बड़ी। देखिए पहले होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है ना कि मान लीजिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब भी हम लोग को नया शेयर इशू करना पड़ेगा, तो हर बार हम लोग को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, अगर जनरल पब्लिक में हम लोग इशू कर रहे हैं तो। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हम लोगों ने आज एक शेयर इशू किया, फिर साल भर बाद नया शेयर इशू किया, मान लीजिए 6 महीने बाद फिर नया शेयर इशू किया, तो हर बार प्रोस्पेक्टस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि हम अभी बताए ना प्रोस्पेक्टस बनाने में बहुत ज़्यादा 60-70 पेज का होता है। फिर मान लीजिए अगर 10,000 शेयर इशू करना है तो 10,000 प्रोस्पेक्टस, तो ये कॉस्टली होता है, और बार बार इसमें प्रोसीजर इंगेज करना, कंपनी के पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो जो कंपनीज एक्ट है उसने एक कंसेप्ट लाया है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, यानी कि मान लीजिए आपने एक बार कोई शेयर मतलब इशू कर दिया, यानी प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उसके बाद अगर आप दूसरी बार उसी शेयर को इशू कर रहे हैं, मतलब कि उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, वही शेयर है, बस अलग नंबर में दूसरी बार शेयर इशू कर रहे हैं, तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप उसी प्रोस्पेक्टस के तहत उसी के अकॉर्डिंग आप नया शेयर अगले साल भी इशू कर सकते हैं, यानी कि 2 बार 3 बार
आप उस नया शेयर इशू कर सकते हैं। बार-बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट हुई, तो अपना वो प्रोस्पेक्टस इशू की, जिसको मान लीजिए हम लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं, उसने इशू कर दिया। फिर दूसरी मान लीजिए साल भर बाद उसको नया शेयर इशू करना है। अगर उस शेयर का सेम कैरेक्टरिस्टिक है, एकदम सेम शेयर है, तो फिर हम लोग को नया शेयर इशू करने की, तो नया प्रोस्पेक्टस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसी प्रोस्पेक्टस पे नए शेयर को इशू कर देंगे। 2 बार, 3 बार, मतलब 1 बार से ज़्यादा भी इशू कर लेंगे। ठीक है? मतलब कि सर ऑब्जेक्टिव कंपनी का सेम रहता है, हाँ, जैसे पिछली सेम बार। रहे, सिक्योरिटी सेम रहे, तो फिर हम लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू उसी के मतलब प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हम लोग नया शेयर भी इशू कर सकते हैं। ओके सर। देखिए कभी-कभी क्या होता है ना कि थोड़ा-सा मान लीजिए शेयर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, तो आप क्या करेंगे ना कि उसका एक एडिशनल मतलब इन्फॉर्मेशन देकर भी आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू कर सकते हैं। लेकिन माइन्यूटली चेंज रहेगा तब, अगर ज़्यादा चेंजेज है तो फिर आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। उसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलेंगे ही नहीं तब। ठीक है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ही यही होता है कि आप एक बार उसको इशू मतलब इशू कर दिए तो उसके बाद कई बार आप शेयर को इशू कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आएगा सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? यस सर। सर ये बता दीजिए कि इसका कॉपी फिर आरओसी में देना पड़ता है या नहीं? नहीं, देखिए आरओसी को आप दे दें तो और अच्छा है। देखिए होता क्या है ना, आरओसी को देने से ना कंपनी को नुकसान नहीं होता है। इससे ना और ज़्यादा मतलब जनरल पब्लिक में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम आरओसी को जब सबमिट कर रहे हैं तो पहले आरओसी जाँच वगैरह करती होगी, यानी कि फ्रॉड का केस खत्म हो जाता है। एक तरह से कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ, आरओसी को देना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी आप शेयर इश्यू करिए तो कंपनी देती ही है, आरओसी के पास जमा करती है। अच्छा, आरओसी को कैसे पता चलेगा कि आप कितना नया शेयर इश्यू कर रहे हैं? तो इसलिए आरओसी को तो हमेशा ही देना पड़ेगा आपको। राइट सर। ठीक है? हाँ, क्योंकि वो वही उसी से प्रोस्पेक्टस को आप भेज दीजिए। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है या कुछ चेंजेस है तो उसको अलग से मेंशन करके भेज दीजिए एक नए पेज पे। ठीक है? यस सर। अब देखिए, हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें कंपनी के बारे में हर चीज़ मेंशन रहता है। जैसे कितना शेयर इश्यू करे, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पार वैल्यू शेयर का क्या है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है। तो हर चीज़ मेंशन, शेयर के बारे में हर चीज़ मेंशन करना पड़ता है कि कितनी शेयर इश्यू की है, कितना आगे फ्यूचर में करने वाली है, तो सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी कंपनी क्या करती है ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाहती है। जैसे मान लीजिए मैं एबीसी कंपनी लिमिटेड खोला, ठीक है? अब मेरे को उम्मीद अभी डर है ना, मान लीजिए मेरा पर वैल्यू ₹10 है, लेकिन मुझे अभी डर है कि लोग ₹10 से कम भी दे सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट ना करें। या ये भी हो सकता है कि मुझे ये भी विश्वास है ना कि पार वैल्यू भले ही ₹10 है, लेकिन मैं इसकी जब मार्केट में जब आएगी तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इसमें कुछ प्रीमियम भी हम ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में कंपनी क्या करती है ना कि जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। यानी कि मान लीजिए कितने क्वांटिटी वो इश्यू करने वाली है, कितने उसका प्राइस रखने वाली है, ताकि लोग मतलब ना एक्साइटेड होकर वो लोग परचेज करें। वो मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को बस हाइड करती है, जैसे प्राइस का हाइड कर सकती है या कितना शेयर इशू करना चाह रही है उसको हाइड कर सकती है। तो अगर वो ऐसा कुछ वो करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है? ओके सर। सर इसमें एक्चुअल हाँ, रेड हेयरिंग का मतलब क्या है? हाँ पूछिए। रेड हेयरिंग का मतलब क्या है? ये नाम है, जैसे नाम रखा जाता है ना किसी चीज़ का, तो वो ओके सर। नाम रखा हुआ है। उसका कोई डीप मीनिंग नहीं है, मतलब इंग्लिश मीनिंग ओके सर। नहीं। और कोई डाउट? नो सर, आगे बोलिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद आप लोग में आया होगा कि नहीं। अभी हम बोले हैं कि जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं वो आरओसी के पास जमा करना पड़ता है पहले, ठीक है? आरओसी जाँच करती है कि हाँ, आप कितना शेयर इशू करना चाहते हैं, कितना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं रहता है उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। तो जब इसका कॉपी आरओसी के पास भेजेंगे, तो आरओसी क्या अलाउ करेगी इशू करने को? क्योंकि आरओसी खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि आप कितना शेयर इश्यू करना चाहते हैं। उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा, पार वैल्यू का पता नहीं लग पाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट, आप लोग क्या लगता है कि वो, क्योंकि वो गवर्नमेंटेड बॉडी है, वो अलाउ करेगी? ऐसे धोखा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना? आप लोग बताइए। यस सर,
अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंपनी और आरओसी से हो देखिए जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होता है इन रिजेक्ट कर दोनों के देगी। बीच में। हाँ, रिजेक्ट कर देगी, ऐसा होता। लेकिन जब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब कंपनीज एक्ट अलाउ करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वो रिजेक्ट करेगी नहीं। और उस वो एक चीज वो अलग एक मतलब एक और कंडीशन इसमें आ जाता है कि जैसे हम लोग इसमें था ना कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हम लोग को आरओसी के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। तो रेड हेरिंग में 2 बार जमा करना पड़ता है। एक तो आप इशू करने से पहले जो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। फिर जब लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और अलॉटमेंट चालू हो जाता है, तो उस समय भी आपको ना पूरा तब जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आरओसी के पास जमा करना पड़ता है कि एक्चुअली में आपने कितना इशू किया है शेयर, उसका पार वैल्यू कितना रखा है। तो यानी कि 2 बार इसमें आरओसी के पास मतलब वो कॉपी भेजना पड़ता है, पहला एक इशू के पहले, दूसरा एक इशू के बाद, शेयर इशू के बाद, तो ठीक है। तब तो ये वैलिड हो सकता है सर, हाँ, रेड वैलिड है, हेरिंग। हम बोले ही है ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ करता है, दिया उसमें, तो फिर मान वो वैलिड है। उसका एक एडिशनल कंडीशन हो जाता है, क्योंकि देखिए वो आरओसी के पास अगर मान लीजिए शेयर इशू के बाद अगर हम लोग भेजेंगे नहीं, तो उसको आइडिया नहीं रहेगा कि कंपनी कितना शेयर इशू की है, क्या पर वैल्यू है। तो इसलिए इशू करने के शेयर इशू करने के बाद भी हम लोग को भेजना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट सर। आगे बढ़े। यस सर। सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फिर से बता दीजिए। देखिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं कि अभी हम लोग पढ़े हैं सेल्फ या प्रोस्पेक्टस पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग देखे थे कि सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, जैसे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का पार वैल्यू, कंपनी ये मतलब शेयर का पार वैल्यू, कितने आप शेयर इशू करना चाहते हैं, कितना अथराइज शेयर है, इन सबको हर एक माइन्यूटली डिटेल आपको देना पड़ता है, जिससे कि कंपनीज के डिसीजन को इफेक्ट हो, मतलब स्टेक होल्डर को उससे मतलब प्रभावित हो। लेकिन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से कहा है जिसमें ये मेंशन है कि अगर आप चाहें तो कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, जिससे पूरा इन्फॉर्मेशन आप ना देकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन को आप हाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप कितने शेयर इशू करना चाहते हैं या वो शेयर का प्राइस कितना रखना चाहते हैं। तो अगर आप कोई कंपनी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन को हाइड करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और इसमें हमने बोला था कि इस केस में जो आरओसी है उसको 2 बार मतलब ये कॉपी भेजना पड़ता है प्रोस्पेक्टस का। एक तो पहले प्रोस्पेक्टस से इशू करने से पहले, दूसरी शेयर को इशू होने के बाद। शेयर इशू होने के बाद भी इसलिए भेजना पड़ता है क्योंकि आपने जो पहला प्रोस्पेक्टस भेजा है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बार जो भेजेंगे उसमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि आपने कितने क्वांटिटी में शेयर इशू किया है, उसकी प्राइस क्या रखा है, या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं किया तो सारे कुछ मेंशन करके फिर से भेजेंगे आप। समझ आ गई? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। इसका देखिए जैसे ना सिक्योरिटी टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कोई भी हम अपना शेयर मान लीजिए हम चाहते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा ट्रेड हो, मेरी कोई पब्लिक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी पब्लिक कंपनी है, उसको हम चाहते हैं कि उसका शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में मतलब ट्रेड हो। तो पहले हम लोग को उसका क्या प्रोसीजर होता है उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है ना कि आप किसी मान लीजिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटी को ट्रेड कराना चाहते हैं, एबीसी लिमिटेड को। तो हम लोग को सबसे पहले एक एप्लीकेशन दोनों को भेजना पड़ेगा, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। और उन लोग से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मतलब वो लोग परमिशन देंगे। अगर हम मान लीजिए एप्लीकेशन भेज दिए, अगर वो लोग परमिशन दे दिए कि हाँ आपकी शेयर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकती है, तो फिर आप उस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए हमने दोनों में दिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा दोनों में से किसी में भी शेयर मतलब ट्रेड नहीं होगा। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। यानी कि किसी ने भी अगर परमिशन नहीं दिया, अगर कंपनी के बारे में पर ऐसे नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है कि किसी को नहीं देंगे, पहले वो सर लोग आपकी कंपनी के बारे में सर्च करेंगे कि आप मतलब अच्छी कंपनी है कि नहीं, अगर रहेगी तभी आपको अलाउ करेंगे। सर हाँ कुछ। मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ हाँ कंपनियां होती हैं हाँ बस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, बॉम्बे हाँ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। हाँ, क्योंकि तो मान लीजिए उस आप केस में क्या आपके होता है? पास ये ऑप्शन होता है, मान लीजिए मैं बोला हूँ ना 1 या 2 में भी दे सकते। मान लीजिए किसी केवल
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही दिया, उसमें परमिशन मिल गया, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिया ही नहीं, तो एक में भी परमिशन मिल गया था, उसका उसमें शेयर ट्रेड होने लगेगा। ओके सर। अगर मान लीजिए हम लोग एक से ज्यादा में दिए, अगर किसी ने भी परमिशन नहीं दिया तो फिर तब किसी में भी नहीं होगा। मतलब परमिशन अगर किसी ने भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, भले ही आप ओके दो ही में दीजिए, दोनों में परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि जो रिजेक्ट किया आपकी कंपनी में कुछ मतलब गड़बड़ पाया है तभी रिजेक्ट किया है, तो इसलिए किसी में भी नहीं होता है। ठीक है। यस। फिर सेकेंड पॉइंट है प्रोस्पेक्टस टू स्टेट नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। मान लीजिए मेरा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला है, तो मैं जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा उसमें मेंशन करूंगा कि मैं इस मतलब इस स्टॉक एक्सचेंज में अपना नेम दिया था, परमिशन मिल गया है, और आप इस स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि खरीद बेच सकते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। सर जितनी भी सारी हाँ कंपनियां लिस्टेड होती हैं हाँ एक्सचेंज हाँ में, तो उन्हें हाँ। क्या आईपीओ रिलीज करना जरूरी होता है? क्या चीज? आईपीओ के थ्रू अपना जो सिक्योरिटी होता है लॉन्च करना जरूरी होता है या कोई और आईपीओ के थ्रू? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब भी आप रजिस्टर्ड होंगे, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कभी भी नया शेयर आप लाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल नई कंपनी, आप कोई नया शेयर इशू करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले 10 रुपए पर शेयर की इशू कर रहे थे, अब नया शेयर अब 20 रुपए पर शेयर वैल्यू रख नॉमिनल वैल्यू रख रहे हैं, तो वो भी नया शेयर है, उसको भी इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू इशू हो सकता है। इसलिए इस समय तो बहुत ज्यादा ही आप देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा आईपीओ आ रहा है, नई नई कंपनी का आ रहा है आईपीओ, अगर आप लोग कोई मोबाइल ऐप से ट्रेड कर रहे होंगे तो। यस सर। ठीक सर है। और कोई भी मीडियम है इशू करने का सिक्योरिटी? हाँ, मीडियम मतलब आप किस तरह का पूछना चाह रहे हैं मीडियम? वो सर 4 मेथड बताया तो वही है, और कोई मतलब सर जैसे जैसे। कोई लिस्टेड कंपनी हो गई, तो हाँ उसका मान लेते हैं कि उसका पूरा नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है, अभी नई नई हाँ कंपनी है, 2-4 साल हुआ, हाँ तो सिक्योरिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई है, हाँ तो हाँ। वो अपना कैसे शेयर इशू करेगी टू द जनरल पब्लिक? देखिए, अब हम बता रहे, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इस समय डीमेटेरियलाइज्ड एक कंसेप्ट आया गया है। यस सर, जब से डीमैट ये अकाउंट। हाँ, आप लोग सुने होगा, जैसे मोदी जी अभी स्टार्ट भी किए हैं कि सब कुछ क्या हो कि इंटरनेट के थ्रू हो, डिजिटलाइज। कुछ भी। हाँ, तो जो भी होगा ना, तो जो डीमेटेरियलाइज्ड जो ये नया एक कंसेप्ट डिजिटल आया है, अकाउंट है। हाँ, ये कंपनी क्या कर रही है ना इसमें, मतलब इंटरनेट के थ्रू ऑफर कर रही है वो, मतलब ये क्या कहते हैं, फिजिकली मतलब शेयर नहीं, फिजिकली का भी ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां किधर मोटिवेट हो रही है, वो ऑनलाइन शेयर इशू कर रही हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, या आप किसी मोबाइल से, इस समय तो बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लोग इस इंडिया में, हम हमारे आसपास खुद राइट ही सर। मेरे दोस्त 2-4 लोग करते हैं ऐसे। तो ये डीमेटेरियलाइज का जो कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आया था। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये कोई मीडियम बहुत सारे हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। मगर सर मैं पूछ रहा था, वो जो कंपनियां होती हैं वो हाँ अपना हाँ। कैसे इशू कर सकती हैं टू द जनरल पब्लिक? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे देखिए, आप प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है, या यस सर। नया शेयर इशू कर रहे हैं, आपको बस यही प्रोसीजर है कि आप पहले आरओसी के पास सबमिट कर दीजिए। ठीक। फिर अगर आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेना, अगर उसमें ट्रेड कराना है, तो आप उससे परमिशन ले लीजिए, परमिशन भी मिल गया, फिर आप क्या करिए, अगर आप फिजिकली इशू करना चाहते हैं तो आप फिजिकली इशू करिए, अगर आप वो ऑनलाइन के थ्रू जाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन अपने साइट पे इशू कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, दोनों ऑफ मेथड आपके पास ऑप्शन रहता है कंपनी के पास। ओके सर। सेकंड थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। देखिए, होता क्या है ना, हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो विद इन 19 डेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी कि 90% लोग को, मतलब 90% शेयर, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए 60% लोगों ने शेयर को सब्सक्राइब कर दिया और कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी ने क्या किया, उस पैसे को कहीं लगा दिया, ठीक है, फिर पता चला कि 90 डेज तक 90 जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन था वो फॉलो ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर कंपनी को पैसा, कंपनी एक्ट कहता है कि आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के पास तो पैसा है नहीं, वो तो कहीं इशू कर दी है,
तो फिर मतलब कहीं वो इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा कि अब कंपनी और जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर, उन लोग के बीच अब क्लैश बढ़ने लगेगा। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वो कहता है कि जब तक आपके पास मिनिमम शेयर सब्सक्राइब ना हो जाए, तब तक आपको जितने भी पैसा मिले सब्सक्रिप्शन से, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखिए, उसको आपको टच भी नहीं करना है। जब उसको तभी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका 2 ही 3 जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो आप शेयर इश्यू कर दिए, मान लीजिए मैंने शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा आपको दे दिया है कंपनी को, कंपनी मेरे को शेयर इश्यू कर दी, यानी कि 90% सब्सक्रिप्शन हो गया है, अब वो अलॉटमेंट चालू कर दिए, तो मेरे को अगर अलॉट कर दी, तो यानी कि अगेंस्ट अलॉटमेंट हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, या उसको रीपेमेंट, यानी कि जो शेयर होल्डर पैसा दिए होंगे उन लोग को रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि जो भी जो सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा ये शेयर सब्सक्रिप्शन का, उसको 2 जगह यूटिलाइज करते हैं सकते हैं, एक तो अलॉटमेंट में या रीपेमेंट में। समझ में हम लोग पढ़े भी है ना अकाउंट्स में, शेयर एप्लीकेशन मनी वाला जो पढ़े होंगे आप लोग, तो देखते हैं ना उसका अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता था तो हम लोग उसको अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करते थे, बाकी जो रिमेनिंग रहता था उसको रिटर्न कर देते थे, नहीं तो अगर क्वेश्चन में दिया रहता तभी उसको फर्स्ट कॉल में यूटिलाइज करते थे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, समझ में आ गया? यस सर। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है, कंडीशन परपोर्टिंग टू वेब कंप्लायंस शैल बी वाइड। देखिए कोई भी आप ऐसा कंडीशन रख रहे हैं जो कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को या जो भी कंप्लायंस है उसको मतलब वो अवॉइड कर रहा है, वेव कर रहा है, खत्म कर दे रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग वाइड मानेंगे, यानी कि नल एंड वाइड माने। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने कहा था कि जो भी शेयर इशू करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का देखेंगे, लेकिन कोई कंडीशन आपने ऐसा रख दिया प्रोस्पेक्टस में कि जो ऐसा कह रहा है कि 80% शेयर भी अगर सब्सक्राइब होगा तो हम लोग उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानेंगे, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या मानते हैं, वाइड मानेंगे। ये समझ में आ गया पॉइंट? जैसे देखिए एबीसी कंपनी लिमिटेड है, वो अपना शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन उसको डर है ना कि मेरा प्रोस्पेक्टस जो है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 60% ही हो पाएगा, तो उसने अपना सोचा कि मैं थोड़ा चालाकी दिखा रहा हूँ, उसने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया कि कंपनी ये मानेगी अगर 60% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर दे रहे हैं तो कंपनी ये मानकर चलेंगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया। यानी कि ये क्या कर रही है कि जो भी सेबी का रूल्स रेगुलेशन है जो 90% को, उसको ये क्या करे, वेव कर रही है, खत्म कर रही है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग वाइड मानते हैं, यानी कि उसको वैलिड नहीं मानते, उसको वाइड मानेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सर एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे देखिए मैंने एक कंपनी खोला जिसका नाम था अभिषेक कंपनी लिमिटेड, ठीक है, मेरे को डर था मैं शेयर इशू करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे शेयर को 50% लोग ही सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैं जनरल पब्लिक अगर इशू करूंगा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि रुको मैं चालाकी दिखा रहा हूँ, मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि अगर 50% लोगों ने भी अगर प्रोस्पेक्टस को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लूंगा। यानी कि मैं जो सेबी का रूल्स है, जो कंपनीज एक्ट का रूल्स है 90% वाला, उसको मैं पूरी तरह से वेव कर दे रहा हूँ, यानी कि खत्म कर दे रहा हूँ। 90% को मैं 50% पे ला दे रहा हूँ। तो ऐसा कंडीशन, कुछ भी कंडीशन अगर हम प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेंगे तो उस कंडीशन को वाइड मानेंगे। समझ में आ गया? मतलब सर हाँ रूल सर। के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। हाँ, रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। कोई भी प्रोस्पेक्टस का कंडीशन कंपनीज एक्ट और सेबी के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यही कहना चाह रही है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अब इसका देखिए, अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में कुछ भी डिफॉल्ट अगर कोई करता है, मान लीजिए गलती करता है, तो उसके लिए क्या क्या पेनाल्टी है, लायबल हो, किसके किसके लिए वो लायबल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट आप लोग पढ़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे पेनाल्टी मतलब कई जगह मिलेंगे। हर रूल्स रेगुलेशन में अगर आप फॉलो नहीं करें तो उसकी पेनाल्टी लगेगी कुछ ना कुछ, इसलिए क्वेश्चन में ना पेनाल्टी जनरली नहीं पूछता है, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
ओके सर। हाँ, क्योंकि ना हर एक मान लीजिए कोई हर एक सेक्शन को ना अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए पेनाल्टी है। तो समझिए कि अगर 200 से ऊपर सेक्शन है तो हम लोग को 200 से ऊपर पेनाल्टी अलग-अलग होगी, तो ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक है? इसको सीए तक याद नहीं रखते, वो लोग भी देखते हैं कि ये गलती हुआ है तो बुक देख खोल कर देखेंगे कि इसके लिए पेनाल्टी क्या है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। इसको आप लोग पढ़िएगा अभी मत। ठीक है? आगे बढ़े। टाइम हो गया, अगर कहे तो आप लोग कहेंगे तो 10 मिनट बढ़ा सकता हूँ टाइम। क्लास सर रिस्पॉन्स करो। और सबसे पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब लोग बताओ। सर पढ़ाइए। आशुतोष, पढ़ाइए सर, फिर आदित्य बोल दिया। चांदनी चौरसिया पढ़ाएं आगे। यस सर, यस सर, यस सर। देखिए, हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि कमीशन वर्ड, जैसे शेयर इशू करते हैं तो कमीशन कुछ देना पड़ता है। हम लोग पढ़े भी थे, अगर जो आप लोग अकाउंट्स पढ़े होंगे 12th में, तो कमीशन जो भी एजेंट होते थे उन लोग को कमीशन चार्ज करना पड़ता था, एज एक्सपेंस मानते थे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के बारे में ये कंपनीज एक्ट बात करता है, पेमेंट ऑफ कमीशन। देखिए, कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपने किसी अच्छा कमीशन एजेंट जो होते हैं, आप लोगों ने कभी सुना है, जैसे मान लीजिए आप नया शेयर इशू कर रहे हैं तो कभी-कभी बैंक एज ए एजेंट काम करता है, आपकी शेयर को मतलब वो बेचवाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशन एजेंट। इसका एक और अच्छा वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसको बाद में बता देंगे। तो कंपनीज एक्ट कहता है ना कि अगर आप किसी को एज ए कमीशन एजेंट रखना चाहते हैं अपने शेयर सर को ब्रोकर। बेचवाने के, ब्रोकर ब्रोकर। नहीं ब्रोकर वर्ड यूज इसमें नहीं होता है। इसके पॉइंट ऑफ ब्रोकर वर्ड हम समझ रहे हैं कमीशन के लिए होता है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना कमीशन एजेंट अभी मान के चलते हैं, हम इसको कल बता देंगे। ठीक है? अभी जो याद आना नहीं आ रहा है। देखिए, कमीशन कंपनीज एक्ट कहता है कि आप किसी को कमीशन एजेंट रख सकते हैं, वो आपके शेयर को देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको डर रहता है कि मेरे शेयर सेल नहीं होगा, तो किसी किसी को ना एज ए कमी वो क्या कहते हैं कमीशन दे के एजेंट अपना बनाते हैं, और उसको वो कहते हैं कि अगर मेरे शेयर इशू मतलब मान लीजिए इशू की अगर शेयर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ एंड 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो जितने भी शेयर कम रहेंगे वो एजेंट उस शेयर को खरीद लेगा, उसके बदले में उसको कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए मैंने 1000 शेयर इशू किया, ठीक है, उसको कमीशन एजेंट बोलते हैं सर। मैंने अपना 1000 शेयर इशू किया एबीसी कंपनी लिमिटेड का, मुझे डर था ना कि अभी इशू करने से पहले ही मुझे डर था कि लोग 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अब मुझे पता था कि अगर 90% नहीं होगा तो मेरे को सारे शेयर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ा। उसके लिए मैंने क्या किया कि तो एसबीआई कंपनी बैंक के पास गया, मैं उससे कहा कि आप मेरे एजेंट बन जाइए एज एजेंट, और मैं आपको कमीशन दूंगा, आप मेरे शेयर को बेचवाइए। अगर मेरा शेयर नहीं बिका, मान लीजिए 1000 में से मेरा 500 शेयर बेचा, तो रिमेनिंग शेयर को आप ले लेंगे। तो कम एसबीआई ने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कमीशन कुछ चाहिए। तो वही बात करता है पेमेंट ऑफ कमीशन, कि वो मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकते हैं। ठीक है? सर ये ऑफर फॉर सेल में आता है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल नहीं है। क्लास 12 के बुक में दिया हुआ है सर। क्योंकि हम अभी इसका थोड़ा सर्च कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी हमको ये मिल नहीं रहा है थोड़ा, तो हम इसको हम कल बता देंगे। इसको इसका मतलब एक वर्ड ही है बस,
याद अभी नहीं आ रहा है, मैं इसको कल बता दूंगा, ठीक है। आप लोग ये समझ लिए कि मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनकेस आप शेयर है, ठीक है, इस पर दिया है कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ ए कमीशन, तो पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी अथराइज्ड बाय कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो भी कमीशन हम देंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथराइज करता है कि नहीं। अगर वहां पे मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग ऐसा कोई भी कमीशन के लिए हम लोग कमीशन पे शेयर नहीं बेच सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द कमीशन में बी पेड ऑफ द इशू और द कमीशन में बी पेड ऑफ द इशू और द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और बात। जो कमीशन है वो देखिए कमीशन कहाँ से हम लोग दे सकते हैं। एक तो जो फ्रेश शेयर इशू किया उससे पैसा है वो दे सकते हैं, या कंपनी का कोई प्रॉफिट है यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट, तो उसमें से